कानून है वो हमेशा आपके जितने भी जो रिलीजन है सबके सबके ऊपर आएंगे। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, इसके अंदर मेंटेनेंस के बारे में जो जिक्र किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि मैं रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे मैटर्स आए दिन देखते रहती हूँ जहाँ पर 3 महीने सिर्फ एक मुस्लिम औरत को उसको मेंटेनेंस देते और तीन तीन महीने का वो औरत बाहर है। और बार बार जो मुझसे जो पहले जिन्होंने जिक्र किया कहते कि उनकी दूसरी शादी होने के मतलब जब तक उनकी दूसरी शादी नहीं होती। भाई अगर मुझे शादी कभी जिंदगी में दोबारा करनी नहीं है और आप मुझे 3 महीने जब मैं जिंदगी भर जब मेरी शादी हुई, मैं पूरे टाइम घर पे रही, मैंने बच्चों का ख्याल रखा, आपने मुझे आज छोड़ दिया, 3 महीने सिर्फ मेंटेनेंस दिया और अब आप बोल रहे कि अब आप अपने आप है। तो या तो आप शादी करिए या आप अपने आप आपको जो भी जैसे भी खर्चा उठाना करें। ये चीज इतना गलत है। मेंटेनेंस देना बहुत बहुत जरूरी है। बार बार ये बोलना कि वो शरीयत लॉ के अगेंस्ट है, ये बिल्कुल ही एक्चुअली गलत है। आपका कानून ये है, इनफैक्ट इस्लाम के अंदर भी ये बोला गया कि औरतों को हर टाइप का हुकूक उनको दिया हुआ है, उनको जितने भी जो मुकाम है सब कुछ दिया है। मेंटेनेंस के बारे में जिक्र किया औरतों को, बल्कि मेरे ख्याल से ताहिरा दी मैडम भी ये बोलेंगी कि औरतों में तो महिलाओं को स्पेशली माओ को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है कि उनको हर चीज का राइट है। तो प्रॉपर्टी में राइट, मेंटेनेंस का राइट, ये सब कुछ इन्होंने दिया हुआ और इस्लाम में तो डे वन से है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग जो अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट किया, बिकॉज हर कॉमा हर फुल स्टॉप से एक सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता है। क्या मैनिपुलेट किया? कंफर्ट के क्या आप कह रही हैं कि शरीयत में ये प्रावधान है लेकिन उसको मैनिपुलेट किया गया? जी हाँ, मेंटेनेंस तो आपको पूरा जिंदगी भर का देना होगा। जो आपको मेहर के बारे में बोला जाता है, मेहर आपको डे वन पे बोला जाता है कि आपको एक नहीं मेहर है, ठीक है, तलाक के वक्त वो मेहर ठीक है, लेकिन मेंटेनेंस की बात कहां तक? मेहर भी जो जिक्र किया था, मेहर भी आपको एक आपका पूरा आप कितना अर्निंग है, कितना क्या है, आपका लाइफ स्पैन, एवरीथिंग कैलकुलेट करके आपको का था वो, विच वाज कि मैं आपका कितना रास्ता अगर हो तो वो भी आपको न दिया जाएगा। पर आज की डेट पे क्या मेहर के नाम पे मुश्किल से 5-6 हजार रुपए दिए एंड देन यू आर डन। ठीक है, फाजिल अहमद से पता करो। इनफैक्ट प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर भी औरतों को पूरा हक है। नहीं वो तो है, मतलब मेहर के अंदर आप देखेंगे प्रॉपर्टी भी, अगर आपका डिवोर्स अगर प्रॉपर तरीके से हो तो उसके अंदर प्रॉपर्टी तक में हक होता है वाइफ का, वो तक नहीं है। तो इनफैक्ट ये जो लॉ ये जो बोल रहे हैं कि वो ट्रिपल तलाक से बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपके पास आऊंगा, फिलहाल फाजिल अहमद का रिएक्शन ले लेते हैं। फाजिल साहब, क्या वाकई मर्द जो हैं, जो शरीयत कानून के जो जैसा कि श्रेविश भी कह रही हैं कि वो गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी तरफ से मैनिपुलेट करते हैं, अपनी व्याख्याएं करते हैं उस कानून की? देखिए, हमारा देश जो है ना शरिया से नहीं चलता, हमारा देश संविधान से चलता है और अदालत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके मामले जाते हैं। अदालत अपने तरीके से फैसला करती है। और ये लोग जो कह रहे हैं ना कि मुसलमान लड़कियों को उनका भत्ता दिया जाता है, कोर्ट तय करती है। ऐसा नहीं है कि उनको जब तक वो लड़की शादी नहीं करती है तब तक कोर्ट के द्वारा तय भत्ता उनको दिया जाता है और उनके बच्चों को आजीवन भत्ता देना पड़ेगा और उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? मान लीजिए पत्नी ने आपसे तलाक ले लिया और चली गई, दूसरी शादी कर ली, लेकिन जो उससे बच्चे पैदा हुए उनको तो देना ही पड़ेगा ना। वो तो प्रॉपर्टी में राइट भी लेते हैं और पूरी जिंदगी उनको देना है। उसमें कोई ये जो कंफ्यूजन जो पैदा हो रहा है, अब जिसको अगर जिला न्यायालय द्वारा तय भत्ते से कुछ प्रॉब्लम है या उनको लगता है कि हमको कम मिला है, वो लोग हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट से भी अगर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस्लाम या मुसलमान पैसा नहीं देते। भाई मुसलमान बीबी भी मुसलमान है और मियाँ भी मुसलमान है, हस्बैंड भी उसका मुसलमान है। तो ऐसा नहीं है कि वो अलग है दुनिया से। ये लोग जानकारी नहीं है। कोर्ट के द्वारा बीबी को जब तलाक होता है तब तक उसको पैसा देना है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। कारण ही ये कि आप लोग मेंटेनेंस दे ही नहीं रहे हैं। मसला ही पूरा ये है कि मेंटेनेंस बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। आदमी बिल्कुल भी मेंटेनेंस देता नहीं है और ठीक है, अगर कोई हस्बैंड फरज जी का पहले 5 किलो अनाज पर जिंदा है,
सरकार के द्वारा 5 किलो अनाज पे जिंदा है तो क्या मेंटेनेंस देगा? ये अभी बहस करना, पहले फरज जी ने अभी तक नहीं, ये मुद्दा अलग है, फरज जी ने मुद्दा कमेंट अलग नहीं दिया। फरज जी का वो कुछ तो नहीं है ठीक तो है, क्या फाजिल कर साहब। लेगा? नहीं वो तो मुद्दा देखिए सर उसके अलग बाद रेडी है। चलाता है, मजदूर है, वो उसका क्या होगा? ठीक है, फिर ये कंफ्यूजन क्यों है? देखिए वो क्योंकि ठीक जो है, रिएक्शंस आ रहे पूरा हैं, हिंदुस्तान ले ठीक रहा है, है। मैं एक मिनट मैं फरज जी का वक्फ बोर्ड से पैसा उसको दिया जाता है। ठीक है, फरज जी का कमेंट ले लूं, उसके बाद हस्बैंड फिर उसका कुछ कमाता ही नहीं है ठीक और है। आबादी गरीबों की फाजिल ज्यादा है। साहब प्लीज। अरे वो फरज जी। दूसरे रुख पे जा रहे हैं फाजिल साहब, आप दूसरे रुख पे ना जाइए। फरज जी, फरत नकवी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बताइए, अनम्यूट कर लीजिए आप। जी जी। मुद्दा जो है उसमें ये है, ये बताइए कि अगर मुस्लिम महिलाओं को ये हादसे अपने घर की बहन बेटियों के साथ होते हैं तो कौन इसकी जिम्मेदारी अपनाने के लिए तैयार है कि उस महिला का गुजारे भत्ते के लिए, जो आज अगर पति द्वारा गुजारा भत्ता मिलने की बात आई है, तो गुजारे भत्ते के लिए जो इस तरह की बात की जा रही है कि गुजारा भत्ता को पति क्यों देगा, तो भाई उसने निकाह किया था, उसने शादी की थी, जिम्मेदारी ली थी एक वक्त पे, तो तलाक के बाद की देने की उसको शरीयतन तौर पे भी इजाजत है। तो आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन धर्म का ठेकेदार खड़ा होकर लेने को तैयार है कि उस महिला की जिम्मेदारी, उसके बच्चों की जिम्मेदारी वो निभाए? जी ठीक है, फाजिल साहब अब ये बताइएगा कि ये असल में कंफ्यूजन कहाँ है? आप कह रहे हैं कि साहब इसमें भी है कि बाद में भी जब तक शादी नहीं होती है तब तक गुजारा भत्ता दिया जाता है, शुएब साहब भी यही कह रहे हैं, लेकिन जो रिएक्शंस आए कि साहब अदालत का ये जो फैसला है ये गैर शरई है, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, इसमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो ये इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? देखिए मसला ये होता है कि बिना जाने कि सुप्रीम कोर्ट ने, कौन गया सुप्रीम कोर्ट, उसकी डिमांड क्या थी, उसकी पिटीशन क्या थी, उसका ऑर्डर क्या हुआ, और कानून और सामाजिक जीवन में जो लोग नहीं रहते हैं वो एकदम से कोई चीज़ सामने आती है तो लोग कुछ भी बोल देते हैं। सच्चाई ये है कि आज भी कोई मुस्लिम परिवार में तलाक होता है तो कोर्ट उसके गुजारा भत्ता का तब तक देगी जब तक उसकी शादी नहीं होती, और उनके बच्चों का तो आजीवन देना है, जब तक वो बालिग नहीं होकर के, जब तक नौकरी ना कर ले, अपने पैर पर ना खड़े हो जाए, तब तक पैसा देना है। और उन बच्चों को, जो उनकी तलाकशुदा पत्नी से जो बच्चे हैं, उनको संपत्ति में अधिकार भी है, वो संपत्ति में उनका शेयर है, वो नहीं खत्म हो सकता कभी भी। ये मत सोचिए कि, इसलिए मैं दोबारा आपको समझा दे रहा हूं और दर्शकों को भी जानना जरूरी है कि कोई मुस्लिम फैमिली में जब तलाक होता है, उसकी बीवी को अदालत उसको तब तक भत्ता देने के लिए दिलवाती है जब तक वो शादी न कर ले, और उनके बच्चों को पूरी बालिग होने तक पूरी जिंदगी उसको खर्चा देगा, उसकी फीस देगा, उसके जीवन के आगे बढ़ने के लिए पैसा देगा, और उसके बाद संपत्ति में हिस्सा भी देगा। देखिए आपका एक्चुअली में पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। कानूनी जब कोई मुस्लिम औरत कोर्ट में जाती है और सेक्शन 125 के अंदर जब वो मेंटेनेंस मांगती है, आदमी लोग स्पेशली उठ के ये आते हैं कि अंडर मुस्लिम लॉ ये चीज नहीं होगा कि अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC हम आपको नहीं देंगे मेंटेनेंस, तो उसके बाद बहुत सारे फाइट्स होते हैं और फाइट्स होने की वजह से अननेसेसरी मीडिया प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ रहता है। ये मानसिकता से लोग डिबेट करते हैं कि भाई मुसलमान इस्लाम के खिलाफ बोलना है, उनको मत जाइए। आप जाइए, फैमिली अदालत है ना, फैमिली कोर्ट है हर जिले में, आप जाके पता करिए कि वहाँ क्या होता है। नहीं आप फैमिली कोर्ट में तो है, कोई मुस्लिम इशूज पर मीडिया का रोल अलग होता है, वो प्रोपेगेंडा करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, उस पे मत जाइए। जो आप फैमिली कोर्ट जाइए और वहां जाकर के अदालतों में खड़े होकर देखिए कि वहां क्या होता है। हम लोग हजारों मामले देखते हैं, हजारों मामलों में पैरवी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, हम लोग को पता है अच्छे से कि क्या होता है कोर्ट्स के अंदर। क्या होता है? यही होता है कि उनको भत्ता मिलता है जब तक वो शादी नहीं कर लेती। नहीं वो बच्चों को पूरी जिंदगी उनको बच्चों का सवाल वही है, उनका सवाल फाजिल साहब वही है कि आखिर कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? देखिए ये तो भाई नहीं कर सकते, तलाक ही क्यों देते हैं, फिर तलाक ही क्यों होता है, ये तो आप नहीं कर, कोर्ट क्यों नहीं जाना पड़ सकता है भाई? आप हत्या हो जाती है, लूट डकैती होती है तो थाने जाना पड़ता है ना आपको, आप कहें कि थाने ही क्यों जाना पड़ता है, तो ये तो बात
नहीं है। कोर्ट इसलिए देखिए बनाई जनाब, गई कि भाई आपको आपसी मुद्दा है विवाद कि आपको का कोई पूरा हल निकल पॉइंट जाए। आपका समझ में और नहीं दूसरी नहीं बात आया यह है आपको कि पूरा ये पॉइंट कह समझ में देना नहीं आया कि है। जिस पूरा तरह से हर पूरा समाज पॉइंट के इसके हर अंदर यही तबके है को कि पैसा मिलता है। 125 के अंदर क्यों मेंटेनेंस चाहिए। मैं 125 आ जो रहा आप हूँ बोल रहे ताहिरा हैं जी कि कोर्ट आपके में पास। इतने सारे हाँ, मैटर्स होते हैं, 125 के आप तहत ही लोग बार मेंटेनेंस बार बोल मिलता रहे है। हैं 125 के अंदर जो इतने सारे मैटर्स सीआरपीसी की आते हैं, 125 की आपको धारा ये के पॉइंट, तहत ही मेंटेनेंस मिलता है। आपको ये बात समझ में मेंटेनेंस नहीं आ उसी रही, धारा ये के तहत जजमेंट के मिलता है। ऊपर जो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसके पीछे कारण ही ये है कि 125 के अंदर जब औरतें जाती हैं दिल्ली वाले शहर में तो फिर भी सबको मेंटेनेंस मिल जाता है, पर जो छोटे गांव हैं जहां पर मेंटेनेंस के टाइम पे जब आर्ग्यूमेंट्स होता है, बिकॉज अल्टीमेटली जो आपका डॉक्यूमेंट्स, जो आपके एक्ट्स है उसके ऊपर ही पूरी बहस होती है। ठीक है ताहिरा जी, वहां पर ये चीज ताहिरा जी, बोला जाता है कि देखिए वो मुस्लिम लॉ के मेंटेनेंस, अंदर में हमने हम कहा आपको कि जो हम आदमी आपको 5 किलो 125 अनाज सेक्शन पे अंदर जिंदा नहीं है आएगा। वो क्या इसीलिए मेंटेनेंस सुप्रीम देगा? कोर्ट का ये जो सवाल जजमेंट है पूरा ये नहीं चलिए है। ठीक है, पहले उसका ताहिरा भी जी को बोलने मेंटेनेंस दीजिए। वक्फ बोर्ड देता है। ऐसी महिला जो जिसके पास, पुरुष के पास कुछ भी नहीं है, उसको वक्फ बोर्ड में प्रोविजन है कि वक्फ बोर्ड उसका इंतजाम करे। वक्फ बोर्ड में देता जाती है है। महिलाएं, वहां से उनका कुछ चलिए भत्ता लंबी तय होता है प्रक्रिया है, और वक्फ आगे आप बोर्ड की बढ़ता अलग है। बात प्रक्रिया कर रहे हैं बिल्कुल जनाब, लंबी, आप बिल्कुल ही बड़ी अलग लंबी बात कर रहे प्रक्रिया है, हैं। कोई आप नहीं बिल्कुल जाता। ही फालतू मिलता। बातें कर रहे हैं जी। ठीक है नहीं, देखिए, ताहिरा जी, बिल्कुल ताहिरा नहीं जी, मिलता। एक मिनट ताहिरा जी नहीं बोल देखिए, रहे हैं। बात ये कोर्ट का तो हम लोग कह ही रहे हैं कि कोर्ट के फैसले को लैंडमार्क जजमेंट कह रहे हैं कि अब मुस्लिम महिलाएं भी, वो भी इसी देश की सिटीजन है, जा सकती हैं। सेक्शन 125 अरे आज सीआरपीसी से के नहीं, अंदर 1986 अपने में कानून मेंटेनेंस ले 82 सकती में है। बना था, उस टाइम से ही सब चल हाँ, रहा तो है। ले सकती है, 1982 में औरतें ही ले बन गया सकती था। है। तो उसके अरे बाद ये जनाब, क्यों शायद कहा ये जा आपको रहा है मालूम भाई? नहीं, 82 में आप ही कि कानून बन गया 2001 था का और तब से ये जजमेंट, लागू है। 2001 का जजमेंट था शरिया जिसके में आप क्यों नहीं दे अंदर रहे? मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन बात एक्ट ये के हो रहा अंदर है कि शरिया में क्यों कहा जा रहा है? इस्लाम कोई गैर बिल्कुल। अरे शरिया की बात इंसानी कहाँ आ मजहब रही है तो नहीं इसमें? है ना। आप यहाँ शरिया आप से, जबरदस्ती शरिया कहा से जा क्या रहा है, लेना देना है यहाँ? डिबेट तो इसी में हो आपको रहा है। अदालत से प्रोटेक्शन आपको मिल रहा डिबेट है। का आप शरिया का से कोई, शरिया एप्लीकेबल ही नहीं है यहाँ पे। अदालत से आपको प्रोटेक्शन, अच्छा, किसी आप महिला चुप को अब रहिए, अदालत से प्रोटेक्शन मिल रहा इनको है, म्यूट इससे बड़ी कीजिए और भाई। क्या आप बात हो बात सकती है? कैसे डिबेट करा रहे शरिया, हैं? शरिया, इनको म्यूट शरिया जो कीजिए। है, फाजिल साहब, फाजिल शरिया से साहब, कोई फाजिल कह रहा है। साहब, फाजिल साहब, पहले उनकी फाजिल बात साहब, पूरी आप चुप सुन रहिए लीजिए। थोड़ी देर। पहले उनकी पूरी औरतों बात की सुन सुनने लीजिए। की आदत डालिए। पहले पूरी समझे बात आप? सुन औरतें लीजिएगा, भी उसके वोकल है। बाद फिर आप जवाब आप दीजिएगा, यहाँ आपके पे पास ना देखिए, हो। जिसको इसी पे हो जानकारी रहा नहीं है उससे क्या सुने हम? वो बेवजह की नहीं, बात नहीं, कर किसी रहे पर हैं। ये कहना इससे कि कोई उनको लेना जानकारी, देना, आप पहले नहीं, कानून नहीं, ये को गलत समझिए, बात है। कानून क्या है देश में। देखिए आपको ये तो गलत कुछ बात भी है। आपके जानकारी बोलने से नहीं है। थोड़ी आपको चलता है। तो फाजिल साहब, ये गलत बात नहीं, है। आपको तो किसी ये पर भी नहीं पता है कि डिबेट नहीं, में फैजल क्या हो साहब, रहा देखिए, है। हम जो आपको कह कुछ रहे हैं, कुछ आप उसको कानून नहीं के सुन बारे रहे। में मालूम नहीं है, आपको 125 सारे CRPC जजमेंट सबके देंगे लिए है आपके ना। सुप्रीम कोर्ट को। आप वो लोग सिर्फ तो मुस्लिमों दिखा के दिया लिए कि है। आपकी नहीं, कितनी नहीं, ऐसे समझ कुछ है। समझ में नहीं सबके आएगा, समझ ऐसे में कोई नहीं बात आएगा। समझ में नहीं अच्छा, आएगी। चुप हो उसमें जाइए लिखा आप। है फाजिल कि साहब, ये फाजिल मुसलमान साहब, डिबेट इसमें किसमें फाजिल हो रहा है? साहब, आपको तो यही नहीं पता है। फाजिल साहब, डिबेट किसमें किया जा रहा है? फाजिल इंडिया साहब। न्यूज अरे में डिबेट डिबेट किसमें हो हो रहा रहा है है? तो सुनिए ना उस पर एक डिबेट। फाजिल साहब, पहले आप पता लगा के फाजिल आइए कि साहब, काबिल है 125 आप। CRPC फाजिल है साहब। क्या। आपकी काबिलियत की सीमा यही पता चल गई। डिबेट हो रहा है कि कुछ वो लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि शरिया के खिलाफ है। सारे चैनल पे इसी में हो रहा है और आप बता रहे हैं कि सीआरपीसी में चैनल क्या क्या है, कर तो रहा है सबको उसको पता छोड़ है दीजिए। चैनल हमेशा मुसलमान के भाई। खिलाफ बोलता है। वो चैनल पे क्या हो रहा है वो छोड़ देखिए दीजिए। देखिए आज से ज्यादा फाजिल साहब, होता रहेगा। फाजिल साहब, पिछले आप 10 साल से आप हो रहा है, आप आगे भी जब प्रेजेंट कर नहीं रहे नहीं हैं। नहीं बीजेपी नहीं, की सरकार आप रहेगी, ये होता आक्षेप रहेगा। लगाएंगे, वो चैनल आप पे आप चैनल ये के आक्षेप बारे में- ताहिरा मैम, लगाएंगे, ये चैनल ताहिरा पर मैम, ये बैठकर आपको लगाएंगे। बोलने अगर आपको बोलने बदनाम दीजिए, करना मैं ही चैनल मकसद पे होता तो नहीं आपको है, बुलाया ही करने नहीं वाला। जाता। चैनल अब भी क्या रहने दिखा देना रहा है, चाहिए दिखाते था। रहिए। अभी इन लोगों को छत्तीसगढ़ में पता है। लिंचिंग ये हो गई, औरतों को उत्तर बोलते प्रदेश देखते में याद ही लिंचिंग नहीं की है। गई, वो पत्रकार को जेल हो गई। औरतों उस को पर बोलते चैनल फैसल को बोले हमने नहीं। बाहर करना, नहीं, नहीं। फैसल को बाहर करना। इन्हें बात करने का चैनल नहीं पिछले सलीका 10 साल है। से पूरा देश देख रहा है कि चैनल क्या दिखा रहा है। चलिए चलिए, हम मैं लोग मुस्लिम चैनल महिलाओं का ही पे- रिएक्शन दिखा देता हूं। मैं मुस्लिम महिलाओं का ही रिएक्शन दिखाता हूं। बनारस में मुस्लिम महिलाओं ने क्या, किस तरह से रिएक्ट किया है इस फैसले के बाद, जरा वो सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा में हम आएंगे। अभी बहुत शोर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हित में कल एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं, जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं, वो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कोर्ट में याचिका डाल के अपने पति से भरण पोषण के लिए अपील कर सकती हैं। हमारे साथ तमाम मुस्लिम और हिंदू धर्म की दोनों महिलाएं हैं। यह कोर्ट का यह निर्णय किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, जो महिलाओं को हक मिला है, मुस्लिम महिलाओं को, अभी तो उनको 3 तलाक जैसे कुरीति से आज़ादी मिली,
उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने जो उनको ये अधिकार दिया है कि भरण पोषण की डिमांड कर सकती हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। और ये महिलाओं का मामला है, इसको किसी धर्म विषय से जोड़कर न देखा जाए। ये सभी महिलाओं के लिए खुशी है कि एक दूसरी महिला को ये अधिकार मिल रहा है। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि सभी धर्मों की महिलाओं के लिए, चूंकि आप मुस्लिम धर्म से आती है, तो आपके लिए तो एक कोर्ट ने एक मार्ग प्रशस्त कर दिया।
जी बेशक, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगी कि उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया और बहुत सारी जो बहनें हमारी जो तलाक से पीड़ित हैं उनको ये हक अब मिल गया है कि अब वो अपने पति से हर्जाना ले सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला है और हम सब इस फैसले की सराहना करते हैं और इसका स्वागत करते हैं। क्या कहेंगी दी, कल तक जो मुस्लिम पुरुष थे 4-5 बीवियाँ रखते थे, तलाक दे देते थे, केवल 3 महीने का भरण पोषण देते थे, लेकिन कोर्ट ने एक नया मार्ग प्रशस्त किया। देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और हम लोग तो वर्ष 2006 से लगातार काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये 3 तलाक जैसी कुरीति बंद हो और ये जो तलाक देने का आसान तरीका है ये बंद हो और गुजारा भत्ता मिले, लोगों को हर्जा खर्चा मिले। क्योंकि महिलाएं अगर तलाक दे करके कभी भी रात को कभी भी किसी भी समय उनको घर से निकाल दिया तो वो बेघर हो जाती, वो किसी की कोई उनके पास सहारा नहीं बचता, वो कहीं गुजारा भत्ता के लिए भी नहीं कह सकती हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ये उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ा संबल है, जो महिलाएं बहुत दर की ठोकरें खा रही थी, जिनके पास कोई सहारा नहीं था। क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे मुस्लिम महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो इधर उधर भटकती रहती है, मायके में किसी का कितना दिन तक गुजारा होता है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और ये उन लोगों के लिए भी सबक है जो फटाफट शादियां करते हैं, 3, 4, 5 शादियां करते हैं और फटाफट तलाक देते हैं। उनको लगता है कि हम तो बड़ी आसानी से शादियां और तलाक कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि उनको लगता है कि हम शरीयत के कानून के हिसाब से चलते रहेंगे और हम अपनी मनमर्जी करते रहेंगे। ये उन मर्दों को सबक है जो शादियों को खेल समझते हैं और तलाक को गुड्डे गुड़ियों का खेल समझते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि कोर्ट को और पहले ही ऐसा निर्णय दे दे ताकि जो महिलाएं हैं जो आज भी बेघर हुई हैं उनको एक आशियाना मिले, घर मिले या फिर हर्जाने खर्जाने के लिए पैसा मिले कोर्ट के जरिए? देखिए, किसी भी चीज़ का एक समय होता है। पहले 3 तलाक जैसी कुरीति ख़त्म हुई, उसके बाद इस बात को संज्ञान में लिया गया कि जिस तरह से हिंदू धर्म की महिलाओं को या अन्य धर्म की महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलता है, उसी तरह से मुस्लिम महिलाओं को भी महिलाओं का वो अधिकार मिलना चाहिए। बनारस की महिलाएं थीं, मुस्लिम महिलाएं थीं, जिनका कहना था, उन्होंने स्वागत किया है इस फैसले का। फाजिल साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने आरोप भी लगाए, चैनल्स पर भी आरोप लगाए, ठीक है, कुछ हद तक मैं मान लेता हूं बात आपकी, चलिए, मैंने आरोप नहीं लेकिन लगाया। आप, मैं जनरली जो देख रहा हूं, ठीक है, चलिए, मैं अब आपसे पूछता हूं, ये जो शरीयत ने हक दिया है मर्द को, और आप ध्यान से सुनिएगा, क्या आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसका गलत इस्तेमाल होता है, तलाक का भी? देखिए, तलाक और ये जो कुछ भी है भारत के अदालत से तय होता है। अब जिसको जैसे सहूलियत मिलती है, जिसके धर्म में जैसा है, सबको सहूलियत है। क्रिश्चियन को है, सिख को है, ईसाई को है, बुद्धिस्ट को है, हिंदू को है, सबको है। हिंदू में पहले तलाक नहीं होता था, लाखों लड़कियां किचन में जला के मार दी गई, ऐसा हुआ ना लाखों। और जब से अदालत से इनको तलाक मिलने लगा, कुछ घटनाएं कम हो गई, बच्चियां बचने लगी। और पहले अदालत में तलाक नहीं होता था। जब तलाक नहीं होता था तब लाखों एफआईआर इस देश में लिखे गए जहां बच्चियां किचन में जला के मार दी गई। और जब से तलाक होना शुरू हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई आप लोग तलाक ले लो मगर मारो मत, तब से बच्चियां कम मरने लगी। इसलिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इस्लाम ने एक प्रोविजन दिया कि भाई आप जिंदगी मत करो, ताहिरा जी, से बातचीत करके कर लो। ठीक है। देखिए, मेरा कहना है कि तलाक यहाँ नहीं बनती, तलाक का प्रोविजन होना चाहिए और कुरान में तरीका दिया हुआ है बाकायदा। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था ही नहीं इस्लाम में। इस्लाम बारबरिक, मैं यही कह रही थी, वो खुद सुन नहीं पा रहे थे, बारबरिक एक्ट पर है ही नहीं है बेस इस्लाम का। बात यह है कि मौलाना या कोई नाराज हो रहे हैं कि औरतों को मेंटेनेंस दिया जा रहा है, शरिया के खिलाफ है। नहीं, उन्होंने, फाजिल साहब ने कहा कि जानकारी की कमी है उन मौलानाओं को, ये तो पहले से होता है। नहीं तो जानकारी की कमी है तो बड़े बड़े मौलाना कह रहे थे, जाके लखनऊ के बड़े बड़े मौलानाओं को समझाए भाई, ये जाके समझाए और इनको उन बड़े मौलानाओं में अपना शुमार कराएं। हम लोग बिल्कुल मुहर लगाएंगे कि भाई ये बहुत काबिल मौलाना है, आप जाके कहिए तो उन मौलानाओं को। हम लोग तो कह रहे हैं कि भाई किसी को जरूरत नहीं है, अदालत है इस काम को करने के लिए, कि ऐसे किसी को इतना अधिकार नहीं दिया जा सकता। अदालत है इसके लिए, वो सक्षम न्याय करके अपना काम करती है कानूनन तरीके। ठीक है, शम्स रविश, पता बस अदालत जी आप लगाए हुए अदालत। ये बताइए, शाबानो केस को थोड़ा सा आप शाबानो केस को डिफाइन कीजिए। वो भी गुजारे भत्ते के लिए गई थी, उसके बाद जो कानून बना वो क्या था, उसमें गुजारे भत्ते का कोई प्रावधान था या नहीं, और वो कानून क्यों बना?
हुआ क्या, जब 1985 में शाहबानो वाला जब जजमेंट आया, वो मेंटेनेंस के लिए औरत गई अपनी शादी, अपने 40 साल की शादी के बाद जब उनके शौहर ने उनको डिवोर्स दिया और फिर वो गई वो सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोर्ट्स में ट्रैवल करते करते फिर वो सुप्रीम कोर्ट जब वो पहुंची और वहां से जजमेंट आया कि एक औरत का, एक मुस्लिम औरत का भी 125 सेक्शन के अंदर मेंटेनेंस देना मैंडेटरी है। तो वहां से उसका वो हुआ। पर देन 86 के अंदर एक एक्ट आ गया जो मुस्लिम प्रोटेक्शन मैरिज एक्ट है, जहां पर ये चीज बोला गया कि 3 महीने जो इद्दत पीरियड है उसी में ही मेंटेनेंस दिया जाएगा। उसकी वजह से जो शाहबानो का जजमेंट था, तो उस जजमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस मिलता रहा, लेकिन जिस लेवल का एक्सेप्ट मुस्लिम बाकी हिंदू और सबको जो सेक्शन 125 के अंदर जितना मेंटेनेंस मिलता था वैसे प्रॉपर्ली नहीं मिलता था, बिकॉज किसी कोर्ट ने दिया, किसी कोर्ट ने नहीं दिया, कीपिंग इन द व्यू की वाला जो एक्ट है उसको अंदर रखते हुए। तो 2001 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जहां पर उन्होंने इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनली उसको जो वैलिडिटी थी उसको ना अपील किया कि ये वाला एक्ट बहुत ही सही है और यही माना जाएगा। तो इसीलिए 2001 के बाद से वो दिल्ली के अंदर आर्टिकल अंडर सेक्शन 125 मेंटेनेंस मिलता रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये चीज रही कि आपके दूसरे जो आपके स्टेट्स थे, दूसरे स्टेट्स में मेंटेनेंस मिलता नहीं था, तो मसला वो था। तो इसलिए ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये हुआ कि ये जो एक्ट था मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट, ये वाला जो एक्ट था, ये वाला थोड़ा सा पीछे हो जाएगा एंड सेक्शन 125 सीआरपीसी आगे रहेगा। तो ये इसलिए क्यों इतने सब लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि मेंटेनेंस अब सिर्फ 3 महीने का जो इद्दत पीरियड है सिर्फ वो ही नहीं होगा, अब आपको कंटिन्यूसली प्रॉपर्ली मेंटेनेंस मिलता रहेगा। और जो सिंस वो जो रिस्पोंडेंट जब आते हैं, जब वो लोग अपोज करते बोलते हैं कि हम सो एंड सो एक्ट के अंदर हम थोड़े सेफ है और हमने आपको मेहर दिया है और हम आपको एज पर दिस लॉ हम आपको 3 ही महीने का आपको मेंटेनेंस देंगे, वो सारे आर्ग्यूमेंट्स हट जाएंगे और अब स्ट्रेट 125 के अंडर में आपको मेंटेनेंस के ऊपर ही पूरी होगी बात। और जो मेंटेन और जो मैटर का जो रखने का जो जिस पॉइंट के ऊपर बहस होती है, वो वाली बहस अब से नहीं होगी। सिर्फ आपका कितना पैसा देना है, आपके पे कितना हिस्सा है, मेंटेनेंस कितना है, सिर्फ आप जो चर्चा जब भी कोर्ट में होगी अंडर सेक्शन 125 सिर्फ उसी पे ही होगी बात। इसीलिए पूरा ये जो एक्ट है, क्यों हम सब लोग सारे मुस्लिम औरतें खुश है इसके ऊपर, वो सिर्फ यही कारण है कि अब बार बार हमें इसकी वैलिडिटी के ऊपर नहीं होगा, बिकॉज कितने मैटर्स इसी पॉइंट पे ही डिसमिस हो जाते हैं कि आपको इद्दत पीरियड का मेंटेनेंस दिख गया है और वो एक्ट के अंदर में आपको और मेंटेनेंस नहीं देंगे, इसलिए अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन आपकी ना डिसमिस हो रही है। तो मैक्सिमम औरतों की दिल्ली को छोड़ के बाकी डिफरेंट स्टेट्स में, बहुत सारे स्टेट्स में और स्पेशली छोटे छोटे गाँव में, वहां पर ये वाले मैटर डिसमिस होते थे ऑन द सेम ग्राउंड। ठीक है, चलिए शोएब साहब, आप काफी देर से सुन रहे हैं ये चर्चा, और यहाँ पर बात हो रही है कि सिर्फ इद्दत पीरियड में ये प्रावधान है शरिया कानून में कि इद्दत पीरियड के दौरान उनको मेंटेनेंस दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद का प्रावधान अदालत ने किया है। और यहीं पर आपकी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज मिल रही है शोएब साहब? मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, बताइए जी। मैंने कहा कि सारा मामला जो है वो इद्दत के बाद के जो मेंटेनेंस का है उस पर है, कि क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो शरीयत का कानून है वो कहता है सिर्फ इद्दत पीरियड में, यानी वो 3 महीने की इद्दत है उसमें भरण पोषण मिलेगा, उसमें मेंटेनेंस मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। यहाँ कोर्ट ने साफ कर दिया कि इद्दत के बाद भी जब तक उस महिला की कहीं और शादी नहीं होती है तब तक ये मेंटेनेंस देना पड़ेगा। देखिए सर, मैंने आपसे भी शुरुआत जब आपने हमसे बुलवाया उसके बाद आपने हमको नजरअंदाज कर दिया, खैर कोई बात नहीं। आप देखिए, मैंने पहले भी आपसे बात की थी, इस वक्त भी बात कह रहा हूं कि आप बताइए जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके खिलाफ इतनी देर में कल से आज तक किसी एक मुसलमान, आम मुसलमान को बताइएगा जिसने मंदिर आम पर आके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज दिया हो। सियासी लोग इस बात को बढ़ाते हैं पिक्चर में आने के लिए, जिनको सस्ती शोहरत चाहिए होती है वो इस मौजू को लेकर चलते हैं, आप लोग उनसे डिबेट लेते हैं। मैंने पहले भी आपसे बात कही थी कि इद्दत के बाद भी जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती ये रिवाज चलता चला आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट से पहले का ऑर्डर आप देखें, वकील साहब आप सामने बैठी हुई है, मैं तो खैर मुस्लिम स्कॉलर बैठा हुआ हूँ। और आप सर एक चीज ये बताइए कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमने एक रिपोर्ट चलाई और मैं अगर आप कहें तो वो दोबारा वो बयान सुनवा दूं। नहीं, वो बड़े आलिम हैं,
कुछ नहीं सर, हम शरीयत के भी आलिम हैं, आए हैं, मजहब के आलिम हैं। देखिए सर, यहाँ पर एक बात ये, आपकी डिबेट को हर आदमी दूसरे को ले आ रहा है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तलाक पे तो दिया नहीं है। उन्होंने गुजारे भत्ते की बात 125 पे बात करी है उन्होंने। 125 पूरे हिंदुस्तान के लिए लागू होता है, ना कि मुसलमान के लिए लागू होता है। जब कभी कोई बात आती है मुसलमान को लोग टारगेट बना लेते हैं हर मामले में, ये चीज़ गलत है। आप देखिए, मैंने फिर आपसे बात कही कि जब हमारे वहाँ अल्लाह ने जो हमारे देखिए शरीयत से ही चलेगा मामला, चाहे हमारे गर्दन नेज़े पे आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो मजबूत मुसलमान हमारी तरह है वो अल्लाह की शरीयत पे ही चलेगा। मैंने आपसे एक बात कही आपने अपने आप को सर्टिफिकेट दे लिया, पावर है। देखिए और जो खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया आंखों पर है, उन्होंने बिल्कुल देखिए बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि लड़की की अगर शादी नहीं होती है तो जाहिर सी बात है वो एक वक्त पे लड़कियां घर पे बोझ हो जाती हैं। जब तक वालिदैन जिंदा होते हैं तब तक भाई भौजाई सब उनको मोहब्बत देते हैं, लेकिन जब माँ बाप खत्म हो जाते हैं तो लड़की को एक नौकरी की तरह बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अच्छा ऑर्डर दिया, मेरे सर आंखों पर है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि इद्दत के बाद की बात है, वो हमारी शरीयत जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट एक बात कही कि इद्दत के बाद लोग नहीं देते हैं। जैसे अभी एक मुस्लिम साहब एक बात कह रहे थे कि लोग देते हैं 5 किलो आटा लेके चलते हैं, ये नहीं है। देखिए 5 किलो आटा अगर मुसलमान ले रहे तो हिंदू भाई भी ले रहा है, मेरे साथ इद्दत के बाद ये बात दूसरी बात है। मेंटेनेंस का प्रावधान शरीयत में है या नहीं? देना बिल्कुल देना चाहिए। देखिए देखिए बात मुकम्मल हो जाएगी तभी बात हो पाएगी। इसमें जो है कुछ ख्वातीन उसका गलत फायदा उठा देती हैं। श्याम श्राविश एक मिनट, एक सवाल मेरा, एक सवाल शोएब साहब, मैं आपके ही पास ही आ रहा हूं, मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं एक सवाल का मेरे जवाब दीजिएगा जी। शरीयत में इद्दत के बाद मेंटेनेंस का प्रावधान है या नहीं? देखिए इसमें आप है ना में तो जवाब अभी दे नहीं पाएगा। इद्दत के बाद हालात देखे जाते हैं, लड़की के घर वाले लड़की साहिब हैसियत है कि नहीं है। मेंटेनेंस में तो एक ला ये भी, अभी वकील साहब से पूछ लिया गया कि अगर शौहर इस लायक नहीं तो वो अपनी बीवी तक खर्चा मांग सकता है। इसका प्रावधान है, सेक्शन बताएंगे आपको वकील साहब बैठी, मैं तो खैर मुस्लिम स्कॉलर मैं बताता भी आपको क्या सेक्शन है। देखिए आप जिसको ये लोग कह रहे हैं कि मुसलमान इद्दत के बाद पैसे नहीं देता था, यही बात आपकी है और इसको कोई खारिज नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया, सर आपको पता अगर इद्दत के बाद नहीं था, इसके ऑर्डर आप पुराने उठा के देख लीजिएगा। ये तरीका ये है कि लड़की का शादी नहीं होती है जब तक उसको देना पड़ेगा। अगर उसके बच्चे भी हैं, अगर बीवी ने शादी कर ली है तो बच्चे का भी उसको पूरा खर्चा पढ़ाई लिखाई शादी तक देना पड़ेगा जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। तो मेरी यहाँ पे कहने की बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है सर आंखों पर है, लेकिन कुछ लोग शोहरत पाने के लिए मंदिर आम पे आने के लिए इस डिबेट को दूसरे पे मोड़ रहे हैं। आप मेरे सवाल से अलग चले गए फाजिल साहब। जो मैंने सवाल पूछा था, अरे सर मुझे भी थोड़ी बहुत सर मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी है। अरे आप ये ना कहिए भाई, बस आप हैं खत्म बात। आप सर आंखों पे हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी मेरा भाई है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे भी थोड़ी बहुत शरीयत की जानकारी है। अरे नहीं सर, आपको मालूम है, ऐसी बात नहीं सर, ऐसा ना कहिए आप। फाजिल साहब हम लोग को आप आइडिया लेने ऐसा ना कहें। जो कानून बनते हैं लोगों के लिए बनते हैं और जो शरीयत के कानून बने वो भी लोगों के लिए बने, लोगों की भलाई के लिए बने। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इन कानूनों में वक्त के हिसाब से अगर थोड़ा जिस तरह से, क्योंकि इतना इज्तिहाद एक चीज़ है इस्लाम में कि इज्तिहाद जो लोगों में अगर किसी तरह की कोई परेशानी है, क्योंकि सब अलग अलग मुल्क हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर हैं। जिस तरह से अरब में होता था वहाँ पर तलाक और शादी कोई मसला नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में है। अगर कोई लड़की को तलाक होता है तो उसके साथ एक बहुत बड़ा उसकी जिंदगी का सानेहा होता है ये, ठीक है। तो ऐसे में कोई ना कोई रास्ता तो शरीयत भी दिखाती हो कि हाँ अगर कल्चरल डिफरेंस है तो वहां पर कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए। मैं बोलूं अब? जी बताएं। देखिए भारत में जब कोई संविधान किसी राज्य सरकार बनाती है या विधानसभा या लोकसभा जब कोई कानून बनाती है, इन सारी चीजों को देख के ही बनाए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स देखे जाते हैं, शरीयत ला देखे जाते हैं, धर्मों के अलग अलग हिसाब से देखे जाते हैं। अभी उत्तराखंड के अंदर आदिवासी को निकाल दिया गया यूसीसी से। क्यों निकाल दिया गया? कुछ तो कारण रहा होगा ना कि यूसीसी से उत्तराखंड से आदिवासियों को निकाल दिया गया। एक ही पति जो है एक औरत से 5 भाई शादी करते हैं उत्तराखंड के अंदर, उसको भी निकाल दिया गया इससे, वो नहीं एग्जेम्प्टेड किया गया। तो इसी तरह से 1960 में एक कानून बना देश के अंदर, मृत्यु भोज अधिनियम, समझ रहे आप? कि कोई भी मृत्यु भोज नहीं कर सकता।
तो मृत्यु भोज अधिनियम बना, लेकिन आज तक एक भी FIR देश में नहीं हुई, एक भी उस कानून का पालन नहीं हुआ कि भाई मृत्यु भोज अधिनियम लागू कैसे होगा। कानून तो बन गया कि भाई आप मरने के बाद जो है आप तेरही नहीं कर सकते, मृत्यु भोज नहीं कर सकते, तो कानून तो बन गया। दहेज उन्मूलन अधिनियम बन गया कि आप दहेज नहीं ले सकते, लेकिन दबा के लोग दहेज ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, लिस्ट बन रही है, बाकायदा कोर्ट में पेश हो रही है कि साहब हमने वो बात आपकी सही है, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था कि यही मैं कह रहा हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पटाखा नहीं जलाना दिवाली के अंदर, और बीजेपी के लोगों ने कहा कि हर साल ठीक है, कानून टूट रहे हैं, कानून टूट रहे हैं, वो एक अलग चीज है। कौन तोड़ रहा है? मैं तो शरीयत के अंदर, विद इन द शरिया लॉ, जबरदस्ती जब आप भावनाओं का अनादर करके कोई कानून बना देंगे तो उसको लागू करने में दिक्कतें आती हैं। मैंने कहा ना आपसे कि मृत्यु भोज अधिनियम इस देश में लागू 1960 में कानून बना, आज तक एक FIR देश में नहीं हुई, जबकि मृत्यु भोज तो हर गांव में हर लोग करते हैं, पूरे देश में करते हैं, कोई रोक नहीं सकता उसको। वो कहते हैं कि हमारा धार्मिक मामला है, मृत्यु भोज अधिनियम नहीं मान रहा है, दहेज निरोधक अधिनियम नहीं मान रहे। जवाब सुन लीजिए। नहीं, मेरा कहना है कि जो डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रही है, ये बात है कि 125 सेक्शन के अंडर CRPC के मुस्लिम महिलाएं भी ले रही हैं मेंटेनेंस, तो वो जाहिर है वो भी इसी देश की बाशिंदा है, इसी देश की नागरिक है, उनको भी पूरा राइट है, तो वो ले रही हैं। बात ये है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम, मैं फिर से कह रही हूँ, इंसानियत पर मबनी मजहब है, वो गैर इंसानी बात नहीं कर सकता। तो उसमें अगर कोई कुछ कह रहा है, कुरान में कहीं जिक्र नहीं है ऐसा, तो ठीक है, आप अगर मिल रहा है हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, आप उनके ट्रॉमा को सोचिए। मैं तो यहाँ काम करती हूँ, लखनऊ में आई है, मैं कितनी यंग लड़कियों को दिखा दूंगी कि किस तरह से परेशान है बेचारियां रह रही हैं, वो बच्चियां किधर जाएंगी, क्या करेंगी, किस तरह से जिंदगियां करेंगी। एक एक कब्रों के घर है, माँ बाप भाई उसमें रह रहे हैं, कहाँ रख लेंगे बहन को भी बच्चों के साथ। तो इस सब कुछ सोचने की बात है। क्या वक्फ बोर्ड से बात कीजिए कि भाई वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा है, शेल्टर होम चलाए, इसलिए हम लोगों ने बहुत बार इसको रखा है कि आप चलाइए, वहां पर आप ट्रेनिंग दीजिए, टीचिंग ट्रेनिंग का करिए, सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर, ब्यूटिशियन के कोर्सेज कीजिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा कीजिए। जो यंग डाइवर्सिटीज हैं, आप बहुत बहुत शुक्रिया, लाइवलीहुड। और फाजिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।